हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घटना चक्र सीरीज़ में संज्ञा करवाने जा रही हूँ। संज्ञा हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसी के कुछ प्रीवियस ईयर हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ घटना चक्र से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। ठीक है, उपयुक्त शब्दों में से आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं, जैसे राम, आम, मिठास, हाथी आदि। फिर निम्न में से संज्ञा शब्द है। सही आंसर है पहाड़। पहाड़ से हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः शब्द के 3 भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब देखिए, रूढ़ शब्द वो होते हैं जिसके टुकड़े अगर हम करते हैं तो उससे हमें कोई मतलब अर्थ उसका नहीं निकल के आए। जैसे अगर हम ऐसे पढ़ें कि कमल, ठीक है, तो कमल, कमल को जब हम मतलब लिखते हैं, उसको अगर हम टुकड़ों में कर दे, क, म या ल, इसमें से कुछ को भी हटा दे तो ये कोई प्रॉपर अर्थ नहीं देगा, तो इसे रूढ़ कहेंगे। यौगिक, यौगिक में वहाँ पे हो जाएगा जैसे कि कमल नयन, यदि हम, या रसोई घर, दो चीज़ के लेकर अगर हम पढ़ते हैं तो दो शब्द को जब हम जोड़ देते हैं एक नया अर्थ निकलता है या नया शब्द बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, जिसके टुकड़े नहीं हो सके रूढ़, जिसको दो शब्दों को जोड़ के बनाया जाता है वो यौगिक, और जब दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया रसोई घर, इसको हम रसोई घर को ऐसे देखेंगे तो यौगिक है, क्योंकि रसोई भी जुड़ा, घर जुड़ा, दो शब्द इसमें जुड़े, लेकिन ये अर्थ क्या दे रहा है? रसोई घर यानी रसोई का घर, यानी जहाँ खाना बनाया जाता है, तो ये इसने अर्थ अलग दिया, तो ये योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, अगला है संज्ञा के भेद नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब यहाँ हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो निजवाचक, निजवाचक जो है वो संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा के भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, व्यक्तिवाचक के कुछ उदाहरण देखते हैं। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक, लेखक जब भी हम लेखक किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर एक की बात नहीं हो रही। व्यक्तिवाचक तब होता है जब किसी, हमें नाम से पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन लेखक से तो कोई भी लेखक हो सकता है। जैसे गंगा, तो हमने नदी शब्द नहीं लिया, हमने गंगा शब्द लिया। अगर हम नदी लेते हैं तो जातिवाचक, लेकिन हमने गंगा लिया यानी हम किसी एक की बात कर रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक। वैसे ही यहाँ लेखक हो रहा है तो लेखक से पूरे लेखक जाति का बोध होता है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक है। ठीक है, अगला है व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनिए। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। इसमें संज्ञा कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा चुनना है, तो मोहन। ठीक है, मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। वाक्य में मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ज्ञात हो कि जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से वस्तुतः किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम बोध होता है, जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो ये व्यक्तिवाचक है। अभी घर तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन इसने क्या कहा? आपका घर, यानी किसी व्यक्ति की बात हुई है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा डोंगर। डोंगर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। छोटे पहाड़ को छत्तीसगढ़ी बोली में डोंगर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गढ़, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये एक जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि अगर हम घर बोलते हैं तो सबके घरों का बोध होता है, किसी पर्सनल इंसान का तो पता नहीं चल रहा है कि किसके घर की बात हो रही है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? मजदूर, यश, शत्रुता या सेना? सेना जब भी होगी समूह में होगा तो वो समूहवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। मजदूर जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। जिन संख्याओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त विकल्पों में से मजदूर जातिवाचक संज्ञा है, सेना समूहवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सेसब, लोहा, लकड़ी या पुस्तक? तो इसका सही आंसर है पुस्तक। सेसब भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा तथा पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अतः पुस्तक को छोड़कर अन्य विकल्प जातिवाचक संज्ञा नहीं है। हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है। मैं जय चंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है जातिवाचक। क्यों? क्योंकि जयचंद से हम किसी एक प्रॉपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे एक जाति का बोध हो रहा है इससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में। जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो तब वह जातिवाचक होते हुए व्यक्तिवाचक बन जाता है। जैसे गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द जातिवाचक होते हुए भी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, लहर किस प्रकार की संज्ञा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा है लहर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो अमीर, गरीब, भिक्षुक या अमीरी? भाववाचक संज्ञा है, यानी जिससे किसी का भाव का हमें पता चले। तो गरीब कोई भाव नहीं है, गरीबी एक भाव होता है। अमीर कोई भाव नहीं है, भिक्षुक नहीं है, तो भाव क्या है? अमीरी। तो अमीरी है भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, पहला है चरित्रता, सचरित, चरित्र या सच्चरित? तो इसका सही आंसर है चरित्र। उपयुक्त में से चरित्र शब्द के भाववाचक संज्ञा है। वस्तुतः चरित्र तत्सम पुल्लिंग शब्द है जिसका विशेष्य चरितव्य तथा चरितार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया, विशेषण, भाववाचक संज्ञा या अव्यय? तो प्रेम जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, प्रेम एक भाव होता है। अगला क्वेश्चन है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा क्या इसमें? दौड़। अगला क्वेश्चन है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? राम, हिमालय, अनाज या सेना? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेना। जब भी हम सेना की बात करते हैं तो किसी एक व्यक्ति को सेना नहीं कहा जाता है, सेना का मतलब एक समूह की बात होती है जिसमें कई लोग होते हैं, ठीक है। उपयुक्त में से सेना समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। वस्तुतः जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, मंडल, दल, गुच्छा, सेना, कुंज या गिरोह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़ या दौड़? देखिए, जब हम सभा की बात करेंगे, सभा में बहुत सारे लोग होंगे तभी वो सभा बनेगी। कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। भीड़ तो ज़्यादा लोगों के संख्या को ही भीड़ कहा जाता है। दौड़ जो ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा या गहरा? संज्ञा शब्द क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सभा। सभा जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यवाचक संज्ञा का मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है।
तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। वस्तुतः जिस संज्ञा से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, दूध, पानी, चांदी, तेल इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दूध, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने ऊपर भी आपको बता दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरे मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? तो वह क्या है? वह संज्ञा है, ठीक है। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई बड़े शब्द की विशेषता बता रही है, अतः यह विशेषण है और बड़े शब्द संज्ञा है। अगला आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। अगला क्वेश्चन है, द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है, कैसा है? समग्रता प्राप्त करने के अर्थ में, यानी द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति है। द्विरुक्ति यानी दो बार उसका प्रयोग किया गया है। द्विरुक्ति का अर्थ है दोहराना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने में हुआ है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में दो तरह की विभक्तियां हैं, विशिष्ट और संश्लिष्ट। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।